नमस्कार दोस्तों, हम लोग शुरू किए हैं इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें आज हम देखेंगे सेक्शन 13 तक कवर कर चुके हैं पहले, तो आज देखेंगे सेक्शन 14, 15 और 16, 3 सेक्शन देखेंगे। सेक्शन इसमें 14 बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से 15 भी बहुत इम्पोर्टेंट है और 16 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और लिमिटेशन एक्ट मेनली सिविल सूट पे लागू होता है, क्योंकि क्रिमिनल पे तो सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि फाइन वाला केसेज में 6 महीना के अंदर आप केस कर दीजिए, कंडोनेशन ले सकते हैं यदि कुछ अर्जेंट हो तो। और 1 साल की केस वाला में 1 साल के अंदर कर दीजिए, 2 साल के केस वाला में 2 साल के अंदर कर दीजिए, 3 साल की केस वाला में 3 साल के अंदर कर दीजिए। 3 साल से अधिक का केस है तो अनलिमिटेड पीरियड है, क्योंकि एफआईआर उसमें क्रिमिनल केस में जितना ही डिले होगा उतना ही कॉन्कॉक्शन का चांसेस, फैब्रिकेशन का चांसेस, मनगढ़ंत बातें लिखने का चांसेस और दूसरों को झूठा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करके फंसाने का चांसेस अधिक हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इसमें एक ग्राउंड बनता है बेल के लिए। तो इसलिए ये सब जो लिमिटेशन एक्ट की बातें हैं वो मेनली सिविल सूट में लागू होता है, क्योंकि सिविल सूट में डिले हो गया, करोड़ों का प्रॉपर्टी है, तो ऐसा तो नहीं कि केस फाइल नहीं हो सकता, हो सकता है। तो सेक्शन 14 देखते हैं दोस्तों। कहता है एक्सक्लूशन ऑफ टाइम प्रोसीडिंग बोना फाइड इन कोर्ट विदाउट जुडिक्शन। अब कोई केस है, रॉन्ग कोर्ट में फाइल हो गया, मतलब उसका सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन नहीं था, या तो टेरिटोरियल जुडिक्शन नहीं था, या तो फिनेंशियल जुडिक्शन नहीं था, और केस फाइल हो गया, केस चला भी 10 साल 20 साल, या कोई अपील में गया वहाँ केस चला, कोई रिवीजन में गया वहाँ केस चला। तो बाद में पता चला कि रॉन्ग कोर्ट में केस फाइल है और केस वहाँ डिसमिस हो गया। तो जिस दिन से सूट फाइल हुआ था, जिस दिन डिसमिस हुआ, वो दोनों डेट को बीच वाला पीरियड जो है वो एक्सक्लूडेड रहेगा और उसको काउंट नहीं होगा लिमिटेशन पीरियड में। आप फ्रेश सूट प्रॉपर कोर्ट में अब से फ्रेश फाइल कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 एक्सक्लूशन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोना फाइड इन कोर्ट विदाउट जुडिक्शन। कहता है एक्सक्लूशन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोना फाइड इन कोर्ट विदाउट जुडिक्शन in computing the period of limitation for any suit। कहता है कि in computing the period of limitation, in computing मतलब काउंटिंग, लिमिटेशन का काउंटिंग करेंगे आप सिविल सूट में, फॉर एनी सूट मतलब एनी सिविल सूट में, द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिफ हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विथ ड्यू डिलिजेंस। तो टाइम जबकि प्लेंटिफ प्रोसिक्यूट कर रहा है अपना अच्छे मत से, है ना, ड्यू डिलिजेंस से मतलब सभी अपना ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से, अनदर सिविल प्रोसीडिंग कर रहा है, वेदर इन ए कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस और अपील, फर्स्ट इंस्टांस मतलब ओरिजिनल कोर्ट में कर रहा है या अपील में कर रहा है या रिवीजन में जा रहा है, अगेंस्ट द डिफेंडेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। तो वो टाइम एक्सक्लूडेड रहेगा। बाद में पता चला रॉन्ग कोर्ट है तो एक्सक्लूडेड टाइम रहेगा। वेयर द प्रोसीडिंग रिलेट्स टू द सेम मैटर इन इशू, है ना, सेम मैटर इन इशू है तो एक्सक्लूडेड रहेगा। इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ इन ए कोर्ट। तो अब गुड फेथ में प्रोसिक्यूटेड किया गया है इन कोर्ट फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर। तो क्या किया गया है कि इट प्रोसिक्यूटेड इन ए गुड फेथ प्रोसिक्यूट किया गया था इन ए कोर्ट विच फ्रॉम डिफेक्ट जुरिडिक्शन और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर। डिफेक्ट हुआ है किसी तरह से लाइक नेचर का, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है, मॉनेटरी जुरिडिक्शन नहीं है, फिनेंशियल जुरिडिक्शन नहीं है, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन नहीं है, कोई भी जुरिडिक्शन नहीं है, तो उसके कारण वो फिर वहाँ डिसमिस हो गया। तो इज अनएबल टू एंटरटेन इट। तो क्या है कि आगे उसको नहीं बढ़ सकता, तो फ्रेश केस फाइल कर सकता और ये पीरियड काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है कि इन काउंटिंग, कंप्यूटिंग मतलब काउंटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी एप्लीकेशन द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विथ ड्यू डिलिजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग। ठीक है,
whether in a court of first instance or appeal or revision against the same party for the same relief shall be excluded, है ना। कहता है कि फॉर द इन काउंटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंटिंग के लिए फॉर एनी एप्लीकेशन पे डाल दिया है। टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेशन हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलिजेंस, मतलब अपने बुद्धि से एप्लीकेशन डाला है अनदर सिविल प्रोसीडिंग के लिए, वेदर इन ए कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और ऑफ अपील ऑफ रिवीजन में डाला है, अगेंस्ट द सेम पार्टी के अगेंस्ट में डाला है, फॉर द सेम रिलीफ शैल बी एक्सक्लूडेड where such proceeding is prosecuted in good faith in a court which from defect of jurisdiction or other cause of like nature is unable to generate। इसमें भी कोई डिफेक्ट आ गया है ना। अगर डिफेक्ट आ गया है, डिसमिस हो गया है, तो वो पीरियड काउंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि notwithstanding anything contained in a Rule 2 Order 23 of the Code of Civil Procedure। तो Rule 2 Order 23 दोस्तों, ऑर्डर 23 और रूल 2 कहता है, ऑर्डर 23 और रूल 2 कहता है कि लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट, ठीक है। लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट, तो कहता है नॉट विथस्टैंड एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 2 ऑर्डर 23 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, मतलब लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट, the provision of subsection 1 shall apply in relation to a fresh suit instituted on the permission granted by the court under Rule 1 of that order, where such permission is granted on the ground that the first suit must fail by reason of a defect in the jurisdiction of court or other cause of like nature, ठीक है। तो विड्रॉ हो गया है, कुछ भी हो गया, लिमिटेशन नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट, है ना। डिफेक्ट के कारण विड्रॉ कर लिया गया, या डिफेक्ट है डिसमिस कर दिया गया, डिफेक्ट के कारण जुडिक्शन नहीं है, फिनेंशियल टेरिटोरियल या सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन नहीं है, तो उसमें फर्स्ट सूट में काउंटिंग लिमिटेशन लॉ नहीं होगा अफेक्टेड, ठीक है। उसके बाद कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, ए में क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन ए में कहता है कि इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच ए फॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग वाज पेंडिंग, है ना, इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच ए फॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग वाज पेंडिंग, द डे ऑन विच दैट प्रोसीडिंग वाज इंस्टीट्यूटेड, द डे ऑन विच दैट प्रोसीडिंग वाज इंस्टीट्यूटेड एंड द डे ऑन विच इट एंडेड बोथ काउंटेड। कहता है कि इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच द फॉर्मल सिविल सूट प्रोसीडिंग वाज पेंडिंग, इन एक्सक्लूडिंग द टाइम मतलब टाइम को मतलब एक्सक्लूड करने में, द टाइम ड्यूरिंग विच ए फॉर्मल सिविल सूट वाज पेंडिंग, द डे ऑन विच द प्रोसीडिंग वाज इंस्टीट्यूटेड एंड द डे ऑन विच इट वाज डिसमिस्ड या विथड्रॉन, है ना, इंडेड मतलब डिसमिस्ड या विथड्रॉन शैल बी काउंटेड, तो वो भी काउंट होगा जिस दिन इंस्टीट्यूट हुआ, है ना, तो वो भी इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच एक्सक्लूडिंग में काउंट होगा, मतलब वह काउंट नहीं होगा, एक्सक्लूड में काउंट होगा मतलब वह काउंट नहीं होगा, यही ना, कि इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच ए फॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग वाज पेंडिंग, है ना, वाज पेंडिंग एंड the day on which it was ending both shall be counted, excluding में काउंट होगा मतलब वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब ये है नेक्स्ट की प्लेंटिफ और एप्लीकेंट, ए प्लेंटिफ और एन एप्लीकेंट रेसिस्टिंग एन अपील shall be deemed to be prosecuting a proceeding। ए प्लेंटिफ है यार और एन एप्लीकेंट है, रेसिस्ट कर रहा है, रेसिस्टिंग एन अपील, अपील को रेसिस्ट कर रहा है, shall be deemed to be prosecuting a proceeding, ठीक है।
ए प्लेंटिफ और एन एप्लीकेंट रेसिस्टिंग एन अपील, अपील को क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, शैल बी डीम्ड टू बी प्रोसिक्यूटिंग ए प्रोसीडिंग। ठीक है, तो ये प्रोसिक्यूटिंग में काउंट आएगा, प्रोसीडिंग में काउंट आएगा। अब है नेक्स्ट कि मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज ऑफ कॉज ऑफ एक्शन शैल बी डीम्ड टू बी ए कॉज ऑफ लाइक नेचर विथ डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन। ठीक है, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी क्या होता है, जो पार्टी नहीं है प्रॉपर वो ज्वाइन कर गया तो उसको हटाओ, उसमें टाइम लग जाता है। फिर जॉइंडर ऑफ पार्टी क्या है, जो जॉइंडर प्रॉपर पार्टी है वो ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कराओ, उसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, अब कहता है नेक्स्ट कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस, है ना, इनकम्प्यूटेड। उसी तरह से मतलब कोर्ट का डिफेक्ट आ गया है, कोई टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, कोई मोनेटरी जुरिडिक्शन, कोई सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन में कोई डिफेक्ट आ गया है, तो लाइक नेचर का हो या इसी तरह की कोई और डिफेक्ट आ गया है और केस को विड्रॉ कर लिया गया हो या केस को डिसमिस कर दिया गया हो इन लाइक नेचर की वजह से, तो उसमें काउंट नहीं हुआ लिमिटेशन पीरियड। इन कंप्यूटिंग द पीरियड of limitation in suit or application, the execution of a degree, the institute or execution of which has been stayed by injunction। अब एग्जीक्यूशन स्टे किया कर दिया गया है और इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ विच हैज बीन स्टेड बाय इंजंक्शन और ऑर्डर, इंजंक्शन लगा दिया है, इंजंक्शन मीन्स स्टे ऑर्डर लगा दिया गया है, मतलब अप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। तो टाइम ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ इंजेक्शन, तो स्टे ऑर्डर के पीरियड और ऑर्डर, द डे ऑन विच इट वाज इशूड और मेड, द डे ऑन विच इट वाज विथड्रॉन शैल बी एक्सक्लूडेड। इंजेक्शन लगा गया तो इंजेक्शन वाला पीरियड भी काउंट नहीं होता है। इंजेक्शन मीन्स स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर लगा है किसी केस में तो स्टे ऑर्डर का पीरियड काउंट नहीं होता है लिमिटेशन पीरियड में। इतना सारा एक्सेप्शन ही पढ़ रहे हैं हम लोग दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, मतलब काउंट करने में लिमिटेशन पीरियड फॉर एनी सूट ऑफ विच नोटिस हैज बीन गिवन, तो कोई सूट जिसमें नोटिस दिया गया है फॉर विच द प्रीवियस कंसेंट और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी रिक्वायर्ड, मतलब डीएम का सेक्शन है, जैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी के अगेंस्ट केस करना चाहते हैं भ्रष्टाचार का या किसी और का, तो डीएम का सेक्शन लेना है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का सेक्शन लेना है, एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट का तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्शन लेना है, इन अकॉर्डिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स एक्ट में ही लिखा रहता है। द पीरियड ऑफ सच नोटिस एज द केस में बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग सच कंसेंट ऑफ सेक्शन शैल बी एक्सक्लूडेड। तो सेक्शन लेने में डीएम ने टोल मटोल किया, नहीं दे रहा है और 2 साल लगा दिया, तो 2 साल का पीरियड जो है एक्सक्लूड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है इन एक्सक्लूडिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट, कहता है इन एक्सक्लूडिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट, कहता है एक्सक्लूडिंग द टाइम मतलब टाइम काउंट नहीं किया जाएगा, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी, द डेट ऑन विच एप्लीकेशन वाज मेड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट and the sanction and the date of receipt of the order of government the authority both shall be counted। excluding में ये काउंटेड होगा, मतलब जिस दिन आप अप्लाई कर दे तो वहीं से रन करना शुरू किया, एक्सक्लूडिंग टाइम हटाने का रन करना शुरू कर दिया, एंड द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन आप ऑर्डर मिल गया वो दिन भी एक्सक्लूडेड रहेगा। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि इन काउंटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ और एप्लीकेशन for execution of degree or any receiver or interim receiver appointed in proceeding for the adjudication of a person as an insolvent by any liquidator or provisional liquidator appointed in a proceeding for the winding up of a company, the period beginning with the date of institution of such proceeding and ending with the expiry of 3 months from the date of appointment of such receiver, the liquidator, as the case may be, shall be excluded। कहता है काउंटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब भाई लिक्विडेटर अपॉइंट कर, लिक्विडेटर क्या होता है, अरे कोर्ट ऑर्डर कर दिया कि ठीक है इसको लॉकडाउन हो, जिसके जितना बकाया दे दिया जाए
और कंपनी बंद कर दिया जाए। तो क्या जज साहब आकर के कंपनी को बेचेंगे, उसको हाईएस्ट बिडर खोजेंगे, उसको बिडिंग पे रखेंगे, ऑक्शन करेंगे और क्रेडिटर को देंगे, उसका हिसाब किताब रखेंगे, उसके हिसाब किताब को कोर्ट में सौंपेंगे, कोर्ट ओके करके मुहर लगा के ऑर्डर करेगा? नहीं, उसके लिए लिक्विडेटर अपॉइंट होगा या रिसीवर अपॉइंट होगा, और वो ये काम करेगा। तो लिक्विडेटर रिसीवर खोजे खोजे मिल नहीं रहा है, तो कहता है कि जब रिसीवर अपॉइंट होने के जो पीरियड है, लिक्विडेटर जिस दिन से उसको खोजा जा रहा है और अपॉइंट किया जा रहा है, और तो वो पीरियड जो है एक्सक्लूडेड होगा। रिसीवर ए लिक्विडेटर का अपॉइंटेड इन प्रोसीडर फॉर बाइंडिंग ऑफ ए कंपनी द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सच प्रोसीडिंग एंडिंग विद द एक्सपायरिंग ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सच रिसीवर, है ना। ending with the 3-month expiry of 3 months from the date of appointment of such receiver, और रिसीवर के अपॉइंट होने के 3 महीने तक, है ना, वो डेट काउंट नहीं होगा। अपॉइंटेड सच रिसीवर, अपॉइंटमेंट ऑफ सच रिसीवर मतलब पहले तो कि अपॉइंट हो गया, तो अपॉइंट हो कि 3 महीना तो उसको क्या लगेगा। गांधी जी भ्रमण किए थे ना पहले, कितना साल, 1 साल, 1 साल भ्रमण किए, 15 में आए थे, 17 में 2 साल भ्रमण किए। तो इस तरह से अपॉइंटमेंट जाएगा, देखेगा क्या प्रॉपर्टी क्या नहीं है, कितना दाम होना चाहिए, कितना ऑप्शन होना चाहिए, किसका किसका लायबिलिटी है, किसका किसका कौन कौन क्रेडिटर है ना, कितना बेचेगा, किसको कितना रेशियो में पड़ेगा। तो ये सब उसके लिए 3 महीना, उसको अपॉइंट होने के बाद 3 महीना का और समय दिया जाएगा। पहले तो अपॉइंट करो, फिर अपॉइंट करने के 3 महीना का और सब इतना के लिए समय दे दो, और फिर उसके बाद लिमिटेशन पीरियड काउंट होगा। ठीक है, कि 3 महीना नहीं समय लगेगा, बहुत बड़ा काम है, 3 महीना बहुत कम ही है, सोचो। In counting the period of limitation for a suit of possession by a purchaser at a sale in execution of a degree, the time during which a proceeding to set the sale has been prosecuted shall be excluded। ठीक है, तो कहता है in counting the period of limitation for a suit for possession of a purchaser, है ना, at a sale in execution of a degree, the time during which a proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded। तो कहता है कि काउंटिंग a time of period of limitation for possession by a purchaser, अब possession लेना है purchaser को, at a sale in execution of a degree, that during which the proceeding to set aside the sale has been prosecuted सेल भी इसको सेट साइड कर दिया गया सेल को, तो वो पीरियड एक्सक्लूडेड रहेगा। नेक्स्ट है कि इन कंप्यूटिंग द in counting the period of limitation for any suit, the time during which the defendant has been absent from the India, अब विदेश में हो तो वही पीरियड काउंट नहीं होगा, from the territories outside India during the administration of central government shall be excluded। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आज का लास्ट सेक्शन 16, जो कहता है कि इफेक्ट ऑफ डेथ और बिफोर द एक्रूअल ऑफ द राइट टू सू। अब राइट टू सू ए राइट होने से पहले ही डेथ हो गया तो वो पीरियड एक्सक्लूडेड होगा, काउंट नहीं होगा, और तब तक काउंट जब तक कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव माइनर है वो मेजर नहीं हो जाता, तब तक काउंट नहीं होगा। 18 साल का होगा रन करना शुरू होगा। रन कौन करता है? लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन टाइम। और वंस लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट रनिंग, बीच में डिफेक्ट आ गया, वो भी काउंट नहीं होगा, वो काउंट होगा, उससे कोई मतलब, वो काउंट होगा। वो रन करना शुरू कर दिया तो धावक तो एक बार रुकता नहीं है और गेम होके रहेगा, खेला हो गए, है ना। उसके बाद है कि वेयर ए पर्सन हु वुड इफ ही वाज लिविंग have a right to institute a suit or make application right before the right accrue, or where a right to sue in institute a suit or make an application accrued only on death of a person, the period of limitation, death of a person, है ना, make an application accrue only on the death of a person, तो क्या होगा? The period of limitation shall be computed from the time
when there is a legal representative of deceased capable of instituting a suit or making such application, ठीक है, वो क्या हो गया है, मेजर हो गया है ना। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज कैपेबल कब हो जाता है, जब मेजर होता है, तब तक वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, कोई डेथ कर गया और तो कैसे काउंट होगा, तो अब मेजर भी नहीं है, मेजर है तो काउंट होगा, मेजर नहीं है तो माइनर है, तो माइनर जब मेजर हो जाने दो तब काउंट होगा। उसके बाद कहता है वेयर ए पर्सन अगेंस्ट हुम इफ ही वेयर लिविंग, कहता है वेयर ए पर्सन अगेंस्ट हुम इफ ही वेयर लिविंग a right to institute a suit or make an application would have accrued। कहता है where a person against whom if he were living, कहता है where a person against whom if he were living a right to institute a suit or make an application would have accrued died before the right accrued। where a right मतलब समय शुरू रन करने से पहले डाइज करते हैं कि जब राइट हुआ कि आज से आप सूट फाइल कर सकते हो, उससे पहले वो मर गया है एक दिन पहले, तब क्या होगा, वे राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन अगेंस्ट एनी पर्सन अक्रूड ऑन द डेथ ऑफ सच पर्सन, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम वेयर देयर इज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज अगेंस्ट हुम द प्लेंटिफ मे इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन, तो वो मेजर हो जाएगा, तब तक वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि नथिंग इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 टू सूट टू इन्फोर्स राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन और टू सूट फॉर पोसेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए हेरिडेटरी ऑफिस और ए हेरिडेटरी ऑफिस। तो कहता है ऊपर वाला में जैसे कोई डेथ हो गया है ना, तो ऊपर वाला में प्रीएम्पशन के सूट में काउंट नहीं होगा। अरे प्रीएम्पशन है तो बैठा रहा, प्रीएम्पशन क्या होता है कि पड़ोसी का जमीन मेरा है तो मेरा पहले अधिकार है कि मैं पहले खरीदूं, मेरा पड़ोसी जमीन बेचा, तो ये प्रीएम्पशन राइट है। तो क्या वो बैठा रहेगा, वो बेचेगा नहीं, वो अब बेचेगा अब ये आप का डेथ है तो। और ये सूट फॉर पोसेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोसेशन तो ले लो यार, पोसेशन लेने में कौन मना करता है, पोसेशन थाना से लो, पोसेशन 10 आदमी ले जाके लो। अब पोसेशन लेने के लिए बोल रहे हो कि मर गया है तो ये बच्चा जवान है तो मेजर होगा तब लेंगे, तो नहीं। और हेरिडेटरी ऑफिस है तो उसका हेरिडेटरी ऑफिस पे जाके आप ऑफिस लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। तब तक के लिए इतने दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, बाय दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए बहुत अधिक मेहनत कर रहा हूँ और आशा है कि आप मेरी मेहनत को प्रशंसा करेंगे, सराहेंगे, और मैं सारे सेक्शन कवर करता हूँ समझा करके। तो आप वीडियो को मेरा ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।